नमस्ते। अद्वित इंस्टीट्यूट के इस परिचयात्मक सत्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस वन ऑफ द इंट्रोडक्टरी सेशंस ऑफ अद्वित इंस्टीट्यूट। अद्वित इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय ज्ञान पद्धति को आधार में रखकर इस प्रकार के शैक्षणिक प्रोग्राम बनाता है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो। द कोर्सेस based on Bharatiya Gyan Paddhati, which help to take control of the quality of life. Quality of life यानी जीवन की गुणवत्ता एक वाइड स्प्रेड समस्या है। जीवन की गुणवत्ता की जो समस्या है आज लगभग विश्व के हर कोने में किसी न किसी रूप में दिख जाती है, और ये इस प्रकार की समस्या है जिसे हम अद्वित इंस्टीट्यूट की ग्लॉसरी में वाइड स्प्रेड, अनस्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखते हैं। वाइड स्प्रेड अर्थात समाज में यह समस्या बहुत फैली हुई है, बहुत ही विकराल है। अनस्ट्रक्चर्ड अर्थात ये समस्या ऐसी है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर रूट कॉज पिन पॉइंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और कॉम्प्लेक्स अर्थात ऐसी समस्या जिसको अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, जिसके लिए समाधान नहीं डेवलप किए गए हैं, और समस्याएं जो कभी कभी स्वयं पार्टिसिपेंट स्वयं रियलाइज नहीं कर पाते। और इसी कारण इस प्रकार की समस्याओं से, जो अभी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, उस प्रकार की समस्याओं से लोग पूरा जीवन जूझते रह जाते हैं और या तो इसको अपनी नियति यानी अपना फेट मान के बैठ जाते हैं, और जब उन्हें कोई समाधान सुझाया जाता है तो वे उस समाधान को प्रॉपरली एप्रिशिएट नहीं कर पाते। और इसीलिए अद्वित इंस्टीट्यूट जैसे सिस्टम की आवश्यकता, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता एक प्रकार से स्थापित होती है। अद्वित इंस्टीट्यूट किसी भी रूप में जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कह सकें, इस प्रकार का फॉर्मल मेथोडोलॉजी अडॉप्ट नहीं करता। हालांकि हमारे सारे कार्यक्रम बहुत ही गहन शोध, डीप रिसर्च के द्वारा बनाए गए हैं, किंतु फिर भी हम अपने किसी भी कोर्स को, किसी भी प्रोग्राम को फॉर्मल एजुकेशन के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं करते। इसके पीछे अनेक कारण हैं जिसके विषय में हम किसी अन्य सत्र में चर्चा करेंगे, किंतु इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम अद्वित इंस्टीट्यूट के फ्रेमवर्क अप्रोच को समझ सकें। फ्रेमवर्क अर्थात जिसे हम सरल भाषा में ताना बाना कह सकते हैं, वो आधारभूत संरचना जिसके ऊपर जो विजिबल कंपोनेंट है, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है और उसके ऊपर डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 10 स्टोरी, 20 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो जिस प्रकार फाउंडेशन एंड विजिबल स्ट्रक्चर, उसी प्रकार framework and the visible courses and programs and publications that you can see. तो फ्रेमवर्क जो बैकग्राउंड में होता है, जो इनविजिबल होता है, किंतु जो पूरी प्रक्रिया को एक आधार प्रदान करता है, उसके विषय में थोड़ा सा परिचय देने के लिए ये सेशन क्रिएट किया गया है। और जब अद्वित इंस्टीट्यूट ऐसी समस्याओं पर काम कर रहा है जो वाइड स्प्रेड हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं और जो कॉम्प्लेक्स हैं, जब ऐसी समस्याओं पर अद्वित इंस्टीट्यूट काम कर रहा है तो फ्रेमवर्क की उपयोगिता बहुत ही समसामयिक हो जाती है, बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है, बहुत ही रेलेवेंट और पर्टिनेंट हो जाती है। देखिए, कोई भी समाधान केवल प्रोत्साहन या मोटिवेशन के आधार पर रिकमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोटिवेशनल जो रिकमेंडेशंस होती हैं वे या तो व्यक्तिगत होती हैं और या तो जैसे अच्छी इंग्लिश में कहा जाता है एफेमेरल होती हैं, टेम्पररी होती हैं। दे डोंट हैव मच स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेबिलिटी इनबाइब्ड इन देम। मोटिवेशन बहुत ही टेम्पररी होता है। तो अद्वित इंस्टीट्यूट की किसी भी समाधान के पीछे मोटिवेशन वाला एलिमेंट नहीं रखा है हमने। ऑल द सॉल्यूशंस दैट वी प्रिस्क्राइब, अद्वित इंस्टीट्यूट में जो भी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, दे कैन बी वैलिडेटेड बोथ एकेडमिकली एंड सोशली। अद्वित इंस्टीट्यूट में जो भी समाधान
अनेक कोर्सेज और पब्लिकेशंस में समाहित किए गए हैं, उनका यदि सत्यापन करना है तो दोनों मार्ग ओपन हैं। एकेडमिक वैलिडेशन, जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पश्चिम की पद्धति है जिसे एम्पेरिकल रिसर्च कहा जाता है, संख्यात्मक प्रमाण के आधार पर ही किसी विचार को स्वीकार किए जाने की जो परिकल्पना है, जिसे एम्पेरिकल रिसर्च कहा जाता है, जिसे एकेडमिक रिसर्च कहा जाता है, उस पद्धति से भी अद्वैत इंस्टीट्यूट के सभी समाधानों को सत्यापित किया जा सकता है, और जिसे सोशल वैलिडेशन कहते हैं। सोशल वैलिडेशन अर्थात किसी समाधान को लेकर आप समाज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट चलाइए, इस समाधान की उपयोगिता के विषय में जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके अनुभव के आधार पर भी, जिसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड फीडबैक के आधार पर भी इसकी वैलिडेशन की जा सकती है। वी आर ओपन टू बोथ काइंड ऑफ वैलिडेशंस। और इनफैक्ट इसी प्रकार की वैलिडेशन लेकर ही सभी समाधान और सभी फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया है। तो अद्वैत इंस्टीट्यूट में इस समय जिस 3 या 4 प्रकार की फ्रेमवर्क पर आधारित अनेक कोर्सेज आपको देखने में आते हैं, उन फ्रेमवर्क्स के विषय में हम चर्चा करते हैं। ऐसे 2 या 3 फ्रेमवर्क और हैं जो इस समय डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम इस सेशन में नहीं करेंगे, किंतु हो सकता है आने वाले समय में वो फ्रेमवर्क भी आपको देखने में या सुनने में आए। 3 में से सबसे पहला फ्रेमवर्क जिसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा, उसको हम 6 CLP फ्रेमवर्क बोलते हैं। 6 अर्थात 6, CLP अर्थात क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस। तो 6 CLP फ्रेमवर्क अर्थात 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस का फ्रेमवर्क। ये क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस क्या हैं? ये क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस जीवन के वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिसको यदि हमने अच्छी प्रकार से हैंडल किया, जिनके विषय में यदि हमने अपने निर्णय की जो प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको ठीक रखा, तो जीवन की दिशा और जीवन की क्वालिटी, बोथ द डायरेक्शन ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी गुड। और इसके पीछे एक सिंपल रैशनल या तर्क या एक लॉजिक यही है कि यदि जीवन की क्वालिटी, जीवन की डायरेक्शन, जीवन की गुणवत्ता और जीवन की दिशा केवल फॉर्मल एजुकेशन, डिग्रियों से नियंत्रित होती, तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि सहपाठियों की तरह एक क्लासरूम में जो 20-30 विद्यार्थी एक साथ बैठकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक ही साथ एक ही डिग्री परस्यू करते हैं, उनके जीवन की दिशा, उनके जीवन की क्वालिटी लगभग एक जैसी होनी चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी के जीवन में जो 6 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, और ये जो 6 टर्निंग पॉइंट्स के विषय में जो मैं बात कर रहा हूं, ये लगभग होमोजिनस हैं। किसी भी संस्कृति में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में, किसी भी सिटी में जो लोग रह रहे हैं, सभी की जीवन में ये 6 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। और ये जो 6 टर्निंग पॉइंट्स का जो फ्रेमवर्क है, 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस का जो फ्रेमवर्क है, क्योंकि सहपाठियों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने जीवन की जो 6 टर्निंग पॉइंट्स हैं उसको अलग अलग प्रकार से हैंडल किया, इस कारण उनके जीवन की दिशा, उनके जीवन की गति, उनके जीवन की क्वालिटी जो है वो अलग अलग होती है, पृथक होती है। और इस फ्रेमवर्क का विस्तार से परिचय देने के लिए हमने लगभग 9 वीडियो सेशंस के माध्यम से इसका सुव्यवस्थित परिचय देने के लिए एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, अवेयरनेस अबाउट 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस, जिसका लिंक मैं इस सत्र के नीचे मैं जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें दूंगा। और अवेयरनेस अबाउट 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशन एक ऐसा छोटा सा कोर्स है जो लगभग, यदि टोटल वॉच टाइम सभी 9 या 10 वीडियोस का देखें तो 2 घंटे के आसपास का होता है। ऑन एन एवरेज 9-10 मिनट के वीडियोस हैं। प्रत्येक सेशन में एक टर्निंग पॉइंट के विषय में विस्तार से चर्चा करके यह बताया गया है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं और उसके लिए
अच्छी प्रकार से जीवन में कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस प्रकार की अवेयरनेस से ही अधिकांश पार्टिसिपेंट्स इस दिशा में थोड़ा सचेत हो जाते हैं। उस टर्निंग पॉइंट के लिए अद्वैत इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट किए गए कोर्सेज को वो सब्सक्राइब करें या ना करें, तो भी उनको एक प्रकार से लाभ मिलना आरंभ हो ही जाता है। 6CLP अर्थात 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशन का जो फ्रेमवर्क है, न ही तो केवल जीवन की दिशा और जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, किंतु आज जो कॉरपोरेट क्षेत्र में विशेषकर एक बहुत व्याप्त, बहुत ही घातक समस्या, विकराल समस्या व्याप्त है, जिसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। प्रेशर इतना कि जीवन की गुणवत्ता, जीवन में संतुलन समाप्त हो गया है और एक अनबेरेबल लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी आती जा रही है। और इसके कारण, और कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो सीनियर पोजीशन में है, CEOs हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स हैं, उनको मैं संकेत देकर कहना चाह रहा हूं कि वर्क लाइफ बैलेंस के गड़बड़ होने के कारण जो अच्छा टैलेंट है, केपेबल टैलेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। तो इस दिशा में आप बहुत ही सचेत होकर आप care@advait.org के माध्यम से हमें लिख सकते हैं, किंतु इस दिशा में एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रयास करने के लिए, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ाने के कारण अच्छा टैलेंट आप मिस ना करें, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या इनिशिएटिव ले सकता है, यदि आप ये समझना चाहें तो हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसी परिकल्पना है जिसको केवल एम्प्लॉय एंगेजमेंट अर्थात कभी कभी डिनर पर ले जाना, कभी ड्रिंक पर ले जाना, या कभी एम्प्लॉयज के साथ छोटे मोटे सेलिब्रेशंस करना, इस प्रकार की इनिशिएटिव से हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है। उसको केवल एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। He needs something more in life to feel that the work and life is in proper balance with each other. इस दिशा में आप एक बार अवश्य सोचिएगा। तो अद्वैत इंस्टीट्यूट का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है वो 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस का है। अद्वैत इंस्टीट्यूट के जिस दूसरे फ्रेमवर्क के विषय में मैं आगे बात करना चाहूंगा वो है नैतिक समृद्धि के लिए फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क की उपयोगिता या प्रासंगिकता, रेलेवेंस और कंकरेंसी इस बात से बनती है कि आज का समय ऐसा है कि हम सभी की एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, हम सभी की आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं, और एक और जहां आकांक्षाओं का ऊंचा होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आकांक्षाओं के ऊंचा होने के साथ ही हम प्रगति करने की ओर अगला कदम बढ़ाते हैं, किंतु यहां पर थोड़ा सा एक, जिसे हम रेड फ्लैग बोलते हैं, थोड़ा अलर्ट जिसे कहते हैं, वो ये कि यदि आकांक्षाएं ऊंची हैं किंतु उसके पैरेलल में दक्षता या स्किल लेवल नहीं है, तो आकांक्षाएं थोड़ी विकृति की ओर धकेल सकती हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यदि आकांक्षाएं ऊंची हैं और उन आकांक्षाओं के कारण व्यक्ति व्यग्रता में आ जाता है कि मुझे प्रगति या समृद्धि या सुविधाएं प्राप्त करनी ही हैं, और यदि वे इस दिशा में सुनियोजित प्रयास नहीं करते हैं तो संभव है कि जिसे हम एक अपराधिकता वाली मानसिकता कह सकते हैं, व्यग्रता वाली मानसिकता कह सकते हैं, ऐसी मानसिकता, ऐसा व्यक्तित्व बन जाए। इफ अ पर्सन हैज एस्पिरेशन but does not have the required level of skills and personal development and the patience which is required to convert the aspirations to the real life experience, then it may happen, and it is a matter of kind of red flag and alert. If a person has aspiration but not the required level of skills and personality traits and the patience, then the situation may take a direction of either feverishness or a kind of criminal mentality. तो ऐसा ना हो, इसके लिए
अद्वैत इंस्टीट्यूट के द्वारा जो नैतिक समृद्धि के लिए फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, ये बहुत ही समसामयिक है। एस्पिरेशंस प्लस स्किल्स प्लस डिसिप्लिन इज सस्टेनेबल। यदि हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं और साथ ही साथ अनुशासन और पर्याप्त दक्षता, तब ही आकांक्षाओं पर आधारित समाज स्थायी समाज बनेगा। तो क्योंकि नैतिक समृद्धि अपने आप में एक नई परिकल्पना है, इसलिए नैतिक समृद्धि का जो फ्रेमवर्क है उस विषय में हमने काफी अनुसंधान करके और काफी विचार विमर्श कर इस दिशा में जो ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति हैं उनके साथ बातचीत करके, उनका मार्गदर्शन लेके, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, जीवन के अनेक अनुभव लेकर, उद्यमिता को करके समझने के बाद समृद्धि के मार्ग पर एक उद्देश्य रखकर, किंतु व्यग्रता में उसको प्राप्त करने की दिशा में काम न करने का अनुशासन रखकर, इस प्रकार से एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट करके हमने अद्वैत इंस्टीट्यूट में नैतिक समृद्धि के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है और इस पर आधारित अनेक पब्लिकेशंस, अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं। अद्वैत इंस्टीट्यूट की तीसरी फ्रेमवर्क का जो आधार है वह जनसामान्य के लिए बहुत उपयोगी हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किंतु जो तीसरा फ्रेमवर्क है वो नीति निर्धारकों के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही उपयोगी है। और जब मैं नीति निर्धारक कहता हूं तो ऐसा नहीं कि केवल मंत्रियों के लिए ये उपयोगी है, हम सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नीति निर्धारक होते हैं। एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नीति निर्धारक होते हैं, एक कॉरपोरेट एंटिटी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नीति निर्धारक होते हैं, और एक स्टार्टअप में यदि आप फाउंडर्स और इन्वेस्टर की टीम है तो आप नीति निर्धारक होते हैं। तो नीति निर्धारक होने की लेंस, उस दृष्टिकोण से आप यदि तीसरे फ्रेमवर्क को समझेंगे तो आपको इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता बहुत ही तीव्रता से समझ में आएगी। तीसरे फ्रेमवर्क को हम IGP फ्रेमवर्क कहते हैं। यहां पर I अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, G अर्थात गवर्नेंस और P अर्थात पीपल। इस प्रकार से हमने IGP फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हम एक राष्ट्र के स्तर पर देखें तो हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ डैम्स, हॉस्पिटल्स, वाईफाई और टेलीकम्युनिकेशन टावर, डिफेंस नेटवर्क, और इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। एक यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस होता है, एक स्टार्टअप का अपना ऑफिस होता है, फर्नीचर होता है, लैपटॉप होता है। तो इस प्रकार जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। G अर्थात गवर्नेंस, दोज मैकेनिज्म्स एंड प्रोसेसेस with which we apply administrative controls, monitoring processes, and kind of taking a dashboard view of how things are happening in the organization. Governance अर्थात वे सभी मैकेनिज्म, वे सभी प्रोसेसेस जिसके माध्यम से हम ये मॉनिटर करते हैं कि सब कैसा चल रहा है, सब किस प्रकार चल रहा है। राष्ट्र के स्तर पर डिजिटलाइजेशन या लॉ मेकिंग प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पुलिस या जुडिशियरी या गवर्नमेंट ऑफिसेस, और वहां पर फॉलो की जाने वाली वेरियस लीगल प्रोसेसेस, गवर्नमेंट प्रोसेसेस। और इसी प्रकार प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है जिसके उपयोग से डे टू डे मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जाता है। और इसमें डिजिटलाइजेशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नेंस का एक पार्ट हो सकती है, लॉ गवर्नेंस का एक पार्ट हो सकता है, रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs गवर्नेंस का एक पार्ट हो सकती हैं, डैशबोर्ड के माध्यम से मैनेजमेंट करना गवर्नेंस का एक टूल हो सकता है। तो ये G की कैटेगरी में आता है। और हम देख सकते हैं कि I और G के ऊपर अधिकांशतः बहुत काम होता है और यही माना जाता है कि
इन दोनों को कंट्रोल करके या इन दोनों का विकास करके हम विकास की ओर एक विजिबल प्रोग्रेस ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही विजिबल होता है, बहुत ही न्यूमेरिक होता है। यहाँ पर जो हैपनिंग्स हैं उसको ग्राफ में और चार्ट्स में डिपिक्ट किया जा सकता है। किंतु जो तीसरा एलिमेंट है पी अर्थात पीपल, पीपल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अच्छी प्रकार से नहीं समझा गया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि जो एजुकेशन है वो ही पीपल डेवलपमेंट का मानदंड है। वी नॉर्मली फील दैट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अ पर्सन हैज इज द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन की अपनी महत्ता है, फॉर्मल एजुकेशन की हम सभी के जीवन में अपनी एक भूमिका है, किंतु इस बात से हम डिसएग्री नहीं कर सकते कि सब कुछ फॉर्मल एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करता। देयर इज वन डायमेंशन ऑफ पीपल डेवलपमेंट दैट कैन नेवर बी कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड। व्यक्ति विकास का एक आयाम ऐसा होता है जिसे 100% फॉर्मलाइज करना, 100% डॉक्यूमेंट करना असंभव है, और यहीं पर व्यक्ति विकास का जो आयाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अपनी बात को सरल करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक ही प्रकार की बिजनेस में और लगभग एक दूसरे के पड़ोसी दो प्रतिष्ठान हैं, दो स्कूल हैं, दो शोरूम हैं, दो डिस्पेंसरीज हैं, या दो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, या डिजिटली कहा जाए तो दो एप्लीकेशंस हैं जो एक ही फंक्शन के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी या एक वेब एप्लीकेशन बहुत ही सफल हो जाती है और दूसरा जो एंटिटी है, दूसरा स्कूल या दूसरा डिस्पेंसरी या दूसरा ट्रांसपोर्ट एजेंसी या दूसरी वेब एप्लीकेशन अपने आप में क्यों सफल नहीं हो पाती या फेल हो जाती है? डेफिनेटली देयर इज समथिंग मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस which controls the growth and which controls the prosperity and which controls the perspectives and sustainability of an organization. People element को अच्छी तरह से समझ पाना एक डायनेमिक प्रोसेस होता है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। व्यक्तियों को समझना, अपनी टीम को समझना, स्वयं को समझना एक निरंतर चलने वाला प्रयास होना चाहिए। मैं ये स्वीकार करना चाहूंगा, डेफिनेटली इस दिशा में एक प्रकार की कॉन्शियसनेस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि जब जब ट्रेनिंग मिलती है एक नया दृष्टिकोण मिलता है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक नई कैपेसिटी मिलती है। तो मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट की दिशा में काम हो रहा है, किंतु हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। मैं अपने सभी HRD से संबंधित मित्रों को एक दृष्टिकोण देना चाहूंगा कि जब जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तब हम एक प्रकार से इस लेंस के थ्रू सोचते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ होगा, और इसी कारण ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित सारे इनिशिएटिव इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब जब हम ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करेंगे, वी आर मिसिंग ऑन द ह्यूमन एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस। और इसीलिए बहुत ही निष्पक्ष होकर, जिसे सेल्स में थर्ड पार्टी अप्रोच कहा जाता है, थर्ड पार्टी अप्रोच लेकर एक व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में समझते देखते हुए उनका आकलन एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग के रूप में करते हुए पी अर्थात पीपल एलिमेंट के ऊपर हमने बहुत काम किया है। इसी कारण IGP फ्रेमवर्क नीति निर्धारकों के लिए बहुत ही उपयोगी फ्रेमवर्क है।
इस विषय पर भी यदि आपको विस्तार से चर्चा करनी हो, या यदि आपको लगता है कि इस विषय पर थोड़ा अनुसंधान होना चाहिए या थोड़ा रिसर्च होना चाहिए, तो आप हमसे care@advait.org पर अवश्य संपर्क करें। सभी प्रकार के अनुसंधान और सभी प्रकार की कोलैबोरेशंस के लिए, जहां से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लिखा जा सके, वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ यू। तो हमने इस चर्चा में अद्वैत इंस्टीट्यूट के 3 फ्रेमवर्क के विषय में चर्चा की। 6CLP अर्थात 6 क्रिटिकल लाइफ पोजीशंस का फ्रेमवर्क, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, डायरेक्शन ऑफ लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस से संबंधित है। हमने चर्चा की अद्वैत इंस्टीट्यूट के नैतिक समृद्धि के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क के विषय में, और इस फ्रेमवर्क की उपयोगिता इस बात में है कि आज हमारी आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं, और उन आकांक्षाओं के साथ व्यग्रता या अपरिपक्वता में हम कोई ऐसा कदम न उठा लें जो सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो, और ताकि आकांक्षाएं, अनुशासन और दक्षता, स्किल्स साथ साथ डेवलप हों। इसी प्रकार की समृद्धि, इसी प्रकार की नैतिक समृद्धि ही सस्टेनेबल होगी। और जिस तीसरे फ्रेमवर्क के विषय में हमने चर्चा की, उसे IGP फ्रेमवर्क कहते हैं। I अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, G अर्थात गवर्नेंस एंड P अर्थात पीपल। और यह राष्ट्रीय या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जो नीति निर्धारक हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी फ्रेमवर्क है। एक बार स्मरण दिलाते हुए कि अद्वैत इंस्टीट्यूट के सभी फ्रेमवर्क, सभी कोर्सेस, सभी प्रोग्राम भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित हैं, और भारतीय ज्ञान पद्धति के साथ साथ अनेक वर्षों के रिसर्च के साथ इन प्रोग्राम्स को इस तरह से क्यूरेट किया गया है ताकि ये आज के समय जो समस्याएं हैं उसके लिए एक समाधान प्रस्तुत कर सकें। अद्वैत इंस्टीट्यूट की अन्य चर्चाओं में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।